तो आगे बेटा हम इसी को कंटिन्यू करते हैं। सो मेन मेथड्स हम डिस्कस कर रहे थे, कन्वर्सेशन के मेन मेथड्स कौन कौन से होते हैं। सो मेन मेथड्स ऑफ कन्वर्सेशन, जैसे आप एक दूसरे से कन्वर्स करते हैं, बातचीत करते हैं, बातचीत का कोई एक मुद्दा होता है, एक टॉपिक होता है जिस पर दो लोग बातचीत कर रहे होते हैं, एक कुछ पूछ रहा होता है, दूसरा जवाब दे रहा होता है, फिर दूसरा पूछ रहा होता है, पहला जवाब दे रहा होता है। तो इसके मेथड्स या वार्तालाप की इसे विशेषताएं भी कहा जाता है बेटा। वार्तालाप की विशेषताएं क्या कहा जाता है इसे? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कन्वर्सेशन। तो मैंने बताया था हिंदी मीडियम में पेज नंबर 132 पे और इंग्लिश मीडियम में 124 पे दिया हुआ है ये। तो इसके लिए पहला जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या बताया है? उपयुक्त वातावरण, एप्रोप्रिएट एटमॉस्फेयर। एक तरह से एनवायरनमेंट की बात हो रही है, तो एक अच्छा एनवायरनमेंट जो है ना वो बहुत जरूरी है। जैसे बच्चा जो फर्स्ट बच्चे की जो पहली प्रथम पाठशाला होता है वो क्या होता है बेटा? स्कूल होता है। तो बच्चा जो है वो प्रथम पाठशाला उसकी परिवार होता है, फैमिली होती है। मदर इज द फर्स्ट एजुकेटर ऑफ द चाइल्ड। और फिर वो माता पिता, भाई बहन, दादा दादी, नाना नानी और अन्य लोग, अन्य जो रिलेटिव्स होते हैं उनके परिचित, उनके संपर्क में आता है। और उसके बाद फिर वो विद्यालय जाता है, स्कूल के संपर्क में आता है। तो ये सब जगह पर अगर इसे एप्रोप्रिएट एनवायरनमेंट मिले, जैसे घर पर उसके सामने कोई गलत भाषा का प्रयोग ना करे, आपस में एक दूसरे से तहजीब के साथ बातचीत करे, अच्छे शब्दों का प्रयोग करे भाषा में, तो उससे उसका भी जो लैंग्वेज डेवलपमेंट होगा ना वो क्या होगा? अच्छा होगा। ठीक है। सो हमें एप्रोप्रिएट एटमॉस्फेयर देने की जरूरत होती है। तो वार्तालाप तब हेल्दी होगा, कन्वर्सेशन तब हेल्दी होगा जब उसका जो एनवायरनमेंट या एटमॉस्फेयर जो है वो हेल्दी हो, वो अच्छा दिया जाए बच्चे को। ठीक है। अनुकरण, दूसरा यहां पर विशेषता क्या बताई गई है? अनुकरण मतलब इमिटेशन। एक बच्चे में इमिटेशन की टेंडेंसी होती है, और इमिटेशन मतलब वो नकल करता है, दूसरों को वैसा करता हुआ देखता है और वह भी सीख लेता है। तो अनुकरण की प्रवृत्ति की वजह से जब बच्चा अपने माता पिता, भाई बहनों और दूसरे लोगों को देखता है किस तरह से वो काम कर रहे हैं, तो वह भी वैसे क्रियाएं करना शुरू करता है। जैसे बालक के पिता अपनी दुकान पर जाने से पहले कपड़े पहनते हैं, छड़ी उठाते हैं और पगड़ी बांधते हैं, तो वो बड़े ध्यान से देखता है। बालक वार्तालाप को प्रतिदिन सुनता है, पूछता है मम्मा, मतलब जैसे हस्बैंड पूछ रहे हैं कि पगड़ी कहाँ है मेरी, मेरे जूते कहाँ है, मेरी चप्पल कहाँ है। सो ये सब शब्दों को वो अनुकरण करने लगता है। फिर वह भी अपने पापा की तरह जो है छड़ी लेकर और वैसे चलना शुरू करता है जैसे उसके पिता करते हैं। तो ये क्या है कि वो मतलब अपने पिता का अभिनय, उनकी नकल करके दिखाता है कि वो ऐसे ऐसे चीजें मतलब क्रियाएं करते हैं। ऐसे ही मदर जैसे किचन में काम कर रही हैं, तो बेटी होगी तो वो देखेगी कि मदर क्या बातचीत कर रही है, तो सेम चीजें उसको भी बोलना आ जाएगा। तो ये अनुकरण की प्रवृत्ति होती है जिसकी वजह से हम सीखते हैं। फिर अभ्यास, अभ्यास का मतलब जानते हो ना क्या होता है? प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस का मतलब होता है क्रिया को बार 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 करके देखना। सो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। सो देखो अब हम कहते हैं कि जो बच्चे जो है ना, जैसे आपने एक स्कूल में डाला, वहां पर एक लैंग्वेज चल रही है अच्छी खासी, लेकिन जिन पेरेंट्स का ना ट्रांसफर तबादला होता रहता है, तो उन्हें एक जगह छोड़ के दूसरी जगह जाना पड़ता है। फिर वहाँ लैंग्वेज चेंज हो गई बच्चे की, फिर तीसरी जगह चले गए, वहाँ लैंग्वेज चेंज हो गई, तो ना बच्चे को पहली भाषा आ पाई, ना दूसरी आई, ना तीसरी आई। तो ये क्या है, अगर वो प्रैक्टिस एक ही चीज को लंबे समय तक करता रहता तो वहां पर उसमें एफिशिएंसी और स्किल डेवलप हो जाती है अच्छे से। तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ठीक है। तो कन्वर्सेशन के लिए क्या जरूरी होता है? प्रैक्टिस जरूरी होता है। तो देखो बेटा, ये तो हो गए सारे, मैंने बताया ना, इसमें मेथड्स करेंगे और क्या करेंगे? कैरेक्टरिस्टिक्स करेंगे। सो ये तीन हमारे को क्या बताए गए हैं? मेथड्स, जिससे आप कोई भी चीज सीख सकते हो। तो एक तो अगर बच्चे को एटमॉस्फेयर प्रॉपर देते हैं उस चीज को सिखाने के लिए, जैसे बच्चे को स्कूल में भी डालते हैं, घर पे भी एनवायरनमेंट मिल रहा है और कोचिंग्स में भी भेज रहे हो, अपॉर्चुनिटीज भी दे रहे हो, तो हर चीज, एक चीज सिखाने के लिए उसे एटमॉस्फेयर प्रॉपर मिल रहा है,
तो बच्चा अच्छा सीखेगा। दूसरा मेथड इमिटेशन, बच्चे बड़ों को नकल करता हुआ मतलब बड़ों को देखते हैं बोलता हुआ तो वे भी वैसा बोलना सीख जाते हैं, तो ये हो जाता है इमिटेशन। और तीसरा प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मतलब कि हाँ, प्रैक्टिस का मतलब क्या हो गया कि वो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो इसलिए ये भी एक अच्छा तरीका है किसी चीज को सीखने का। तो जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करते हो उतना आप अच्छे से चीजों को सीख जाते हो। नेक्स्ट आगे आते हैं बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कन्वर्सेशन। ये समझ आ गया ना? अब विशेषताएं क्या क्या होती है वार्तालाप की, क्या क्या विशेषताएं होती है? एक तो मधुरता, मधुरता का मतलब मेलोडियस, स्वीटनेस होनी चाहिए। स्वीटनेस का मतलब क्या होता है कि ये नहीं कि आप मुंह से निकाले जा रहे हो, बम फोड़े जा रहे हो किसी के मुंह पे, सर पे, और वो उसको लग रहा है यार ये तो बात सुन के ना मेरे को तकलीफ सी हो गई है, इस व्यक्ति से तो बात ही नहीं करनी चाहिए थी, मैंने पंगा ले लिया इससे बात करके। ऐसे करते हैं ना हम लोग, सोचते हैं कई बार, और कई बार लगता है यार ये कितना स्वीट है, कितना अच्छा बोलता है, मजा आ गया इसके पास बैठकर बात करके, इसके पास जितनी देर बैठो टाइम का पता ही नहीं चलता, ये मेलोडियस हो गया। ठीक है, तो ये मधुर भाषा, अगर हम किसी के साथ कोई काम किसी से निकलवाना हो ना, तो अगर हम पोलाइट लैंग्वेज यूज करेंगे, स्वीट लैंग्वेज यूज करेंगे, तो हमारा बिगड़ता हुआ काम भी जो है वो बन जाता है, ये अट्रैक्शन बनता है, ये अट्रैक्ट करता है दूसरे को। ठीक है, दूसरा आ जाता है गतिशीलता, मोबिलिटी। गतिशीलता मतलब मोबिलिटी। मोबिलिटी का मतलब क्या होता है, जैसे बोलते समय ये नहीं कि आप पूरे सेंटेंसेस बोलते चले जा रहे हो, तो उसमें क्या होता है कि हम बीच बीच में, मोबिलिटी का मतलब जानते हो कि एक ही तरह से भाषा नहीं बोली जाती कभी भी, उसमें स्टेबिलिटी नहीं होती, उसमें मोबिलिटी होती है, बदला जाता है, कभी आवाज को ऊंचा किया जाता है, कभी आवाज को नीचा किया जाता है, कभी बीच में बोलते समय विश्राम, जैसे मैं रुकती भी हूँ ना, बोलते समय रुकती भी हूँ, फिर वाक्य पूरा करती हूँ तब तक नहीं रुकती, लगातार बोलती रहती हूँ। हर शब्द के बीच में एक डिस्टेंस होता है, टाइम गैप होता है, हर वाक्य के बीच में एक टाइम गैप होता है, स्लाइड पॉज के लिए कम रुका जाता है और पूर्ण विराम के लिए ज्यादा रुका जाता है, एक वाक्य यहाँ पूरा हो जाता है, यहाँ थोड़ा सा बीच में आधा हुआ है, तो वह इन चीजों को हम एक्सप्रेस करने के लिए मोबिलिटी की जरूरत होती है। मोबिलिटी मतलब जगह जगह पर परिवर्तन करने की जरूरत होती है। ठीक है, तो इसलिए हम जो वार्तालाप है उसे हम मोबिल कह सकते हैं। उसकी विशेषता क्या होती है, वो मोबिल होता है, वो स्टैटिक नहीं होता, एक जैसा नहीं रहता, एक ही वार्ता आप मतलब एक ही स्वर या एक ही पिच पर आप नहीं बोल सकते, तो उसमें चेंज करना पड़ता है, कभी आवाज में चेंज करना पड़ता है, कभी टाइम बदलना पड़ता है, कभी कुछ, तो ये बदलाव होते रहते हैं। दिस इज कॉल्ड मोबिलिटी। समझ आ गया? फिर आ जाता है प्रभावोत्पादकता, इफेक्टिवनेस। जो आप बात बोल रहे हो उसकी बात का इफेक्ट कैसा है, प्रभाव कैसा है। कोई एक इंसान, उसके वाक्य लोगों पे इतना इम्पैक्ट छोड़ देते हैं कि लोग इतने ज्यादा उससे प्रभावित हो जाते हैं कि उसकी कही हुई बात उनको पत्थर की लकीर लगने लग जाती है और वे उसको फटाफट मान जाते हैं। जैसे आपके घर में बहुत सारे सेल्समैन आते हैं, ठीक है, और लेकिन आप हर एक से तो सामान नहीं खरीद लेते, लेकिन एक बंदा के पास फंसी जाते हैं, आप उसको कहते हैं यार तू तो जब आता है ना तभी हमारे को ना कुछ बेच के ही जाता है, पता नहीं ऐसा क्या है तेरी बात में, दम है। मतलब वो क्या है, उसकी बात में प्रभावशीलता, ऐसा इफेक्ट है जो आपको इम्पैक्ट डाल देता है, आपके ऊपर इम्पैक्ट डाल देता है, आप उसकी बात को मान लेते हैं। इन्होंने तुम्हारी बुक में जो एग्जांपल दिया उन्होंने दिया लाला लाजपत राय जी, वो ऐसे भाषण दिया करते थे लोगों के सामने कि लोगों पे इतना इफेक्ट आता था, इतना इम्पैक्ट आता था कि वो जो है बस उनकी बात को सुनने के लिए, उनकी बात को पत्थर की लकीर की तरह स्वीकार करने के लिए मतलब उतारू रहते थे, रेडी हो जाते थे। तो ये सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, प्रभावशीलता पर, ठीक है, बात की प्रभावशीलता पर। फिर आ जाता है शुद्धता। अगली विशेषता क्या होनी चाहिए बेटा, प्योरिटी, एक्यूरेसी जिसे आप बोलते हो, शुद्धता होनी चाहिए। भाषा वो अच्छी है, बोलचाल में भी आप जो भाषा प्रयोग करते हो वो प्योर होनी चाहिए, शुद्ध होनी चाहिए। आप हो सकता है आपको आप जो भाषा बोल रहे हो वो चाहे नेचुरल भी है, नॉर्मल भी है,
लेकिन देखो हम हिंदी में कितने मुहावरे, लोकोक्तियां सब सीखते हैं, ये सब भाषा को सुसज्जित करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो आप जितना ज्यादा अपनी लैंग्वेज में प्योरिटी रखोगे, जितना ज्यादा उसको अट्रैक्टिव बनाओगे, उतना सुनने वाले को बहुत अच्छा लगेगा। तो भाषा में प्योरिटी का होना भी जरूरी है, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं होने चाहिए, नहीं तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। आप जो समझाना चाह रहे हो, आप जो बताना चाह रहे हो, वो उसके मायने बदल जाएंगे, ठीक है, ये नहीं होना चाहिए। इसके बाद आ जाता है शिष्टता, एटिकेट्स। एटिकेट्स जानते हो क्या होता है? शिष्टता का मतलब क्या होता है? सभ्यता झलकनी चाहिए। बोलते समय कि हमें एक पढ़ा लिखा व्यक्ति सभ्य क्यों माना जाता है भाई? क्योंकि उसकी बात में शिष्टता नजर आती है। उसे पता होता है कि हमारे जो बड़े हैं हमें उनका आदर करना है, तो हमें उनसे कैसे बातचीत करनी है, हमारे जो छोटे हैं हमें उनसे कैसे बातचीत करनी है, हमारे जो फ्रेंड्स हैं उनसे हमें कैसे बातचीत करनी है। तो ये सब हम अपनी शिष्टता से दर्शाते हैं, एटिकेट से दर्शाते हैं। समझ आ गया? फिर आ जाता है स्पष्टता, क्लैरिटी, मीन्स क्लैरिटी ऑफ आइडिया। क्लैरिटी का मतलब समझते हो क्या होता है बेटा? क्लैरिटी ऑफ आइडिया। आप जो बोल रहे हो उसमें शुद्धता, क्लैरिटी होनी चाहिए, स्पष्टता होनी चाहिए। ये नहीं कि आपके मन में विचार तो कोई और है और उसे बताने के लिए आप वाक्य कोई और यूज कर रहे हो, तो ऐसा सुनने वाले को क्लैरिटी कहाँ से होगी? आपके मन में जो बात चल रही है वो कैसे उसको समझ आएगी कि आप क्या कहना चाह रहे हो? आपने शब्द तो गलत प्रयोग करे उसके लिए, उस बात को कहने के लिए। तो क्लैरिटी होना जरूरी है। फिर हाव भाव युक्त होना, विथ प्रॉपर जेस्चर्स एंड पोस्चर्स। कोई भी बात जब आप मुंह से निकालते हो तो उसके साथ आई एक्सप्रेशन, फेशियल एक्सप्रेशंस, ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं बात को कहने के लिए। जब सामने वाले से बात करो तो आई कांटेक्ट कितना इंपॉर्टेंट होता है। अब लगातार आईज में देखते रहोगे तो उसको लगेगा ये तो घूरे जा रहा है, वो भी नहीं होना चाहिए। और अगर बिल्कुल ही ना हो, नीचे मुंह करके बोलेंगे तो उसे लगेगा इसको तो कॉन्फिडेंस की कमी है, ये तो आंखें मिला के बात ही नहीं कर सकता। तो हाव भाव बहुत जरूरी है, एक्सप्रेशंस बहुत जरूरी है। हमने पढ़ा फेशियल एक्सप्रेशंस, आई एक्सप्रेशंस, टच कांटेक्ट, अभी हमने पढ़ा था ना, ये सब कन्वर्सेशन में बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फिर नेचुरल, ऑटोमेटिक होनी चाहिए, स्वाभाविक, नेचुरल या ऑटोमेटिक। जब आप कन्वर्सेशन कर रहे हो, बेसिकली किसी के साथ कन्वर्स कर रहे हो, किसी मुद्दे पर बातचीत कर रहे हो, तो उसमें छल कपट बनावट ऐसा कुछ भी नजर नहीं आना चाहिए। वो कैसी होनी चाहिए बेटा? क्योंकि इससे तो आपको लोग घृणा करेंगे, आपका मजाक उड़ाएंगे, आपको उपहास करेंगे, छोड़ देंगे, आपका त्याग कर देंगे। सो भाषा में नेचुरल होना जरूरी है। ये ना लगे कि मैं, अब जैसे मैं पढ़ाने आई हूं मान लो, और मैं 10 गिने गिनाए शब्द जो किताब में लिखे हैं बस वही बोल के चली गई, तो वो तो रीडिंग हो गई, वो तो आप किताब से भी कर लेते। तो नेचुरल क्या है कि जो मैंने आपको 10 एग्जाम्पल्स दिए, अपनी तरफ से बताया, उसमें कोई बनावट नजर नहीं आई, तो ये नेचुरल हो जाता है। तो वहां पर वार्ता, कोई भी कन्वर्सेशन हो, वो नेचुरल लगे, ये ना लगे कि सामने वाला पर्सन तो बनावटी है, छल कपट के लिए बोल रहा है, तो वो चीज उसमें नहीं होनी चाहिए। अब बेटा आगे आ जाता है टाइप्स ऑफ कन्वर्सेशन। अगला सवाल क्या आ जाता है बेटा? टाइप्स ऑफ कन्वर्सेशन। वार्ता के प्रकार। टाइप्स ऑफ कन्वर्सेशन, वार्तालाप के प्रकार। क्या प्रकार होते हैं इसके? एक होता है वो वार्तालाप, जैसे हम यहाँ क्लासरूम के पॉइंट से बात कर रहे हैं बेटा। सो क्लासरूम में एक कन्वर्सेशन तो किसके बीच में होती है? टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में, तो उसे बोलते हैं प्यूपिल टीचर कन्वर्सेशन। उसे क्या बोलते हैं? प्यूपिल टीचर
कन्वर्सेशन, ये फॉर्मल स्टाइल की होगी, औपचारिकताएं होंगी, क्योंकि ये अध्यापक और किसी विशेष विचार को प्रस्तुत करने के लिए होगी। जैसे मैंने कोई पर्टिकुलर सवाल क्लासरूम में एज अ टीचर बच्चे से पूछा, तो बच्चे ने उसका जवाब दिया, तो किसी विशेष मुद्दे पर, किसी विशेष टॉपिक पर बात करने के लिए होगी। दूसरी कन्वर्सेशन वो होती है जो बच्चों में आपस में होती है, जिसे हम बोलते हैं म्यूचुअल कन्वर्सेशन among students, among pupils या children। जो आपस में बच्चों में होती है कन्वर्सेशन, उसे बोलते हैं म्यूचुअल कन्वर्सेशन। जो बच्चे क्लासरूम में पढ़ रहे हैं, बात कर रहे हैं, सो सभी को अपने एक दूसरे को जो है ना विचार प्रस्तुत करने हैं, बातचीत करनी है वो। और तीसरी होती है विशेषज्ञ वार्ता। तीसरी क्या होती है? विशेषज्ञ का क्या मतलब होता है? स्पेशलिस्ट जो होते हैं। सो स्पेशलिस्ट कन्वर्सेशन, स्पेशलिस्ट, जैसे दो टीचर्स के बीच में, दोनों स्पेशलिस्ट है ना, अपने अपने विषय के विशेषज्ञ हैं, तो आपस में जब दो टीचर्स एक दूसरे पर मतलब एक टॉपिक पर बात कर रहे हैं, मतलब जैसे मान लो साइकोलॉजी के और भी टीचर्स हैं, मैं भी हूं, तो हम किसी एक टॉपिक पर एक दूसरे के साथ कुछ डिबेट कर रहे हैं, कोई कन्वर्सेशन कर रहे हैं, मुद्दे पर बातचीत कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगी? ये टॉक कौन सी हो जाएगी? स्पेशलिस्ट कन्वर्सेशन। सो कन्वर्सेशन के कितने प्रकार होते हैं समझ में आ गया? एक प्यूपिल टीचर, एक सिर्फ अमंग मतलब प्यूपिल्स, और तीसरी स्पेशलिस्ट कन्वर्सेशन। ठीक है, अब वार्तालाप के आयोजन में बरती जाने वाली सावधानियां। Precautions which should be kept in mind while planning for conversation। जब आप कन्वर्स करने के लिए सोच रहे हो तो आपको किन किन बिंदुओं पर ध्यान देने की जरूरत है, उसे सावधानियां बोलते हैं। सो पहले वार्ता का आयोजन किसी विशेष बिंदुओं पर होना चाहिए, मतलब इट मस्ट हैव सम टॉपिक। समझ आया? इट मस्ट हैव सम टॉपिक, कुछ टॉपिक होना चाहिए, मुद्दा होना चाहिए बातचीत का, तभी बच्चा इंटरेस्ट लेगा। जैसे अभी तुम्हें पता है कि आज का मुद्दा टॉपिक क्या है? कन्वर्सेशन है, लैंग्वेज डेवलपमेंट है, आज का टॉपिक हमने यही रखा। सो मुद्दा जब अगर होगा जहां बातचीत का कोई दायरा ही ना हो, पता ही ना हो पहले क्या पढ़ रहे हैं, कहां से कहां चले गए घूमते हुए, तो ये तो नहीं हो सकता। तो कोई मुद्दा होना चाहिए, तभी बच्चे उसमें इंटरेस्ट लेते हैं। दूसरा, वार्ता का आयोजन विद्यालय परिसर में ही होना चाहिए, जैसे अपने ही स्कूल में होना चाहिए। जो ये आयोजन है ना, कन्वर्सेशन जो है, आप उसके लिए प्लान कर रहे हो, तो ज्यादातर ये अपने स्कूल में बच्चा कंफर्टेबल फील करता है, तो ये ज्यादातर अपने स्कूल में हो तो अच्छा रहता है। इसके अलावा वार्ताओं के आयोजन में छात्रों को अपनी शंकाओं के समाधान के लिए भी अवसर मिलने चाहिए। जैसे आपने मान लो ये कन्वर्सेशंस, डिबेट्स अरेंज करी है, तो इसमें स्टूडेंट मस्ट बी गिवन द अपॉर्चुनिटी फॉर क्लैरिफाइंग देयर डाउट्स। समझ आया? उनको अपने डाउट्स को क्लैरिफाई करने के लिए भी अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। तो ये क्यों जरूरी है बेटा? ये इसलिए जरूरी है कि अगर कोई बातचीत चल रही है, अब मान लो मैंने 10 क्वेश्चन कराए, आपको दूसरा ही नहीं समझ आया, तो तीसरा कहां से समझ में आएगा? आपके डाउट्स वहीं पे ही रह गए, तो आगे का कैसे समझ आएगा? मैं बार बार करवा रही हूँ, किसी चीज पे डिस्कस कर रही हूँ, साथ साथ आपसे पूछती हुई जा रही हूँ कि बेटा समझ आ रहा है ना, कहीं बीच में प्रॉब्लम तो नहीं है ना? अगर कोई संदेह या आशंका है तो यहीं पे पूछ लो, सो दैट कि जब हम अगले टॉपिक पर आए, अगली बात करें, तो आपको उससे पहले जो पिछली बातें हैं वो सब आती हो। तो ये चीज इंपॉर्टेंट होती है। तो इसलिए बच्चों को भी अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, तभी टीचर बीच बीच में ना बेटा बच्चों से पूछता रहता है कि बेटा समझ आ गया, कोई चीज अभी डाउट है तो पूछ लो मेरे से, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो ये चीज होता रहना चाहिए। अगला आ जाता है, सामान्य रूप से उन वार्ता कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना चाहिए जिसमें बच्चों को भी बोलने का अवसर प्राप्त हो। मतलब स्टूडेंट्स ऑल्सो
be given an opportunity to speak, ठीक है, in such type of conversations. तो अगर कोई ऐसे आप स्पीच प्रोग्राम्स रखते हो, कोई इस तरह के कन्वर्सेशन प्रोग्राम्स रखते हो, तो वहां पर चिल्ड्रन शुड ऑल्सो गेट अपॉर्चुनिटी टू स्पीक, टू पार्टिसिपेट. बच्चे को भी अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए कि वो पार्टिसिपेट करे, नहीं तो क्या फायदा. बच्चे को तो आपने बोला चुपचाप 3 घंटे तक बैठा रहे, वो तो पार्टिसिपेट ही नहीं कर पा रहा, वो तो बोर हो जाएगा. तो पार्टिसिपेट करेगा तो इंटरेक्टिव रहेगा, उसे मजा आएगा क्योंकि वो भी पार्टिसिपेट कर रहा है, एनर्जी बनी रहेगी, ठीक है, बूस्टअप रहेगा. वार्ताओं में आमंत्रित विद्वानों से अनुरोध करना चाहिए कि उनकी वार्ता में मुख्य शब्द छात्रों के स्तरानुकूल हो. मीन्स द वोकैबुलरी और लैंग्वेज which is used by the speaker must be as per the level of child. Is it okay? So जो आप भाषा, जो आप शब्द, जो आप वोकैबुलरी यूज कर रहे हो वो बच्चे के लेवल के अकॉर्डिंगली हो. वर्तनी जो है वो बालक के किसके अनुसार होनी चाहिए, स्तर के अनुकूल होनी चाहिए. तो स्तर का मतलब क्या होता है, उसका लेवल मतलब वो क्या एज है, किस क्लास का बच्चा है, आप जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हो क्या वो उसके लिए अप्रोप्रिएट है या नहीं है. तो ये बात भी आपने ध्यान रखनी है. समझ आ गया बेटा? ये क्वेश्चन बिल्कुल कंप्लीट हो गया. वार्तालाप क्या होता है? कन्वर्सेशन, यानी कन्वर्सेशन का मतलब क्या होता है, डिस्कशन ऑन अ टॉपिक, ठीक है, किसी एक टॉपिक पर डिस्कस करना, किसी एक मुद्दे पर बातचीत करना, उसी को कन्वर्सेशन कहते हैं. वार्ता मतलब बातचीत, ठीक है, 2 लोगों के मध्य है या 2 से ज्यादा लोगों के मध्य है. और वार्तालाप की विशेषताएं क्या होती हैं हमने पढ़ लिया, टाइप्स पढ़ लिया, और इसके बाद हमने जो है मेथड्स भी पढ़ लिए थे इसके, इमिटेशन के थ्रू, प्रैक्टिस के थ्रू, एटमॉस्फेयर के थ्रू हम जो है इसको डेवलप कर सकते हैं. अब अगला सवाल आ जाता है बेटा, श्रवण से आप क्या समझते हैं? श्रवण का मतलब जानते हो क्या होता है? लिसनिंग. श्रवण, सुनना. सुनने का मतलब क्या होता है? एक पैसिव एक्टिविटी है. लिसनिंग कैसी एक्टिविटी है? रिसेप्टिव बोलते हैं बेटा इसको, रिसेप्टिव, ग्रहणात्मक. जब आप सुन रहे होते हो इसका मतलब है कि आप कोई भी चीज जो बोलने वाला व्यक्ति है वो जो आपको बताने की कोशिश कर रहा है वो आपकी समझ में आ रही है, ठीक है. अटेंटिव लिसनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. अटेंटिव लिसनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है. ध्यान पूर्वक सुनना, क्योंकि अगर हमें चीजों को समझना है, अच्छे से उन पर ध्यान देना है, तो उसके लिए क्या जरूरी होता है बेटा? केयरफुल लिसनिंग, अटेंटिव लिसनिंग, ध्यान देकर सुनना और उसकी बात का अर्थ समझने की कोशिश करना, गहन स्तर पर अर्थ समझना. तो श्रवण क्या होता है? लिसनिंग एक एक्टिविटी है विच इज रिलेटेड टू योर ऑडियो सेंस, जो हमारे ऑडियो सेंस सुनने से संबंधित होती है, ठीक है. तो जब हम किसी भी चीज को सुनते हैं तभी हम उसको समझ सकते हैं. तो जो आवाज हमारे कानों तक आ रही है उसका मतलब, उसके मायने समझ पाते हैं. तो इसके लिए क्या जरूरी होता है? लिसनिंग एक्टिविटी जरूरी होती है. आपने देखा है कि बच्चे जो है बड़े ध्यान पूर्वक अपने दादा दादी, छोटे बच्चे, उनके द्वारा मतलब उनके द्वारा बताई गई जो बातें हैं ध्यान से सुनते हैं, कहानियां जो बोलते हैं, सुनाते हैं, जो आपके दादा दादी है, नाना नानी है, तो बच्चे बड़े ध्यान से सुनते हैं, उनको बड़ा मजा आता है उसमें, और वहीं पर उनकी लैंग्वेज भी डेवलप होती है. और इवन हम लैंग्वेज का यूज जो है वो अपने दुख सुख भी एक दूसरे से जब शेयर करते हैं, तो वहां पर भी जब दूसरा व्यक्ति सुनता है तभी तो हम बोलते हैं.
अगर हम कोई सुनेगा ही नहीं तो हम भी उसे कोई बात बोलने की कोशिश नहीं करेंगे, तो इसे सुनना बोलते हैं बेटा। अब बालक में सुनने की आदत विकसित करने के उपाय, आप क्या क्या मेथड से बच्चों में लिसनिंग एबिलिटीज डेवलप कर सकते हो, ठीक है। मेथड्स टू डेवलप लिसनिंग स्किल इन द स्टूडेंट्स। अगर बच्चों में इस कौशल को विकसित करना है तो किस प्रकार से किया जाता है, इसकी आदत को कैसे विकसित किया जा सकता है। सो एक तो जैसे टीचर को पता होना चाहिए कि बच्चे की मनोदशा कैसी है सीखने के लिए। जैसे थॉर्नडाइक बोलते हैं, द चाइल्ड इज रेडी टू लर्न ओनली देन ही विल लर्न। अगर बच्चा रेडी होगा किसी चीज को सीखने के लिए तभी वो सीखेगा, सुनेगा ध्यान से। अगर वो रेडी नहीं है किसी चीज को सीखने के लिए तो वो उसको समझने की, सीखने की कोशिश नहीं करेगा। तो सुनने के लिए रेडी होना बहुत जरूरी है, रेडीनेस, ठीक है। दूसरा, बालक में सुनने की आदत का विकास करने के लिए आवश्यक है कि शिक्षक स्वयं पहले छात्र को सुनने का प्रयास करे। टीचर मस्ट बी अ पेशेंट लिसनर। दूसरा पॉइंट आप क्या बता सकते हो, टीचर मस्ट बी अ पेशेंट लिसनर। पहले खुद बच्चों की बात को ध्यान से सुनना, समझना, फिर जवाब देना, तभी बच्चा भी जो है उस तरह की आदत डेवलप कर पाएगा। और बच्चे के अंदर ये चीज होगी कि हाँ भाई ये जो टीचर है वो मेरी बात को सुन रहा है, मेरी तरफ ध्यान दे रहा है, तो मुझे भी जो है इसकी बात को सुनना है और समझने की कोशिश करनी है। इसके अलावा सुनने की आदत को विकसित करने के लिए शिक्षक को रुचिपूर्ण तरीके उपयोग करने चाहिए, यानी इंटरेस्टिंग मेथड्स ऑफ टीचिंग। टीचर शुड यूज इंटरेस्टिंग मेथड्स ऑफ टीचिंग। टीचर को बेस्ट मेथड्स, इंटरेस्टिंग मेथड्स यूज करने चाहिए पढ़ाने के लिए। जितने ज्यादा इंटरेस्टिंग होंगे उतना बच्चा ध्यान से सुनेगा। देखो तुम्हारा ध्यान डाइवर्ट क्यों हो रहा है, शायद मैं अच्छा नहीं पढ़ा रही, तो ध्यान डाइवर्ट ना हो उसके लिए टीचर इंटरेस्टिंग, मजेदार चीजें क्लास में दिखाए और अच्छे से पढ़ाए, ध्यान से पढ़ाए, तो भी बच्चे को सुनने में मजा आएगा। इसके अलावा टीचर को, शिक्षक को नई नई शिक्षण विधियों का प्रयोग करना चाहिए। टीचर शुड यूज न्यू टेक्निक्स एंड मेथड्स इन द क्लास, जिससे कि बच्चे को मजा आता है कि रोज लेक्चर मेथड नहीं चल रहा, कभी कभी आप जो है अदर मेथड्स भी यूज कर रहे हो, एक्टिविटी मेथड भी कर रहे हो, प्रोजेक्ट मेथड भी यूज कर रहे हो, तो अदर मेथड्स भी यूज कर रहे हो, तो एक ही मेथड से नहीं पढ़ाना चाहिए। इसके अलावा टीचर शुड गिव द अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट। टीचर को बच्चों को पार्टिसिपेट, सहभागिता की जो अवसर है वो भी मिलना चाहिए बच्चों को। मतलब बच्चे पार्टिसिपेट करें तब उनको मजा आएगा उस क्लास में, तब वे सीखेंगे अच्छे से। इसके अलावा उचित संप्रेषण की व्यवस्था करें, यानी कि अरेंजमेंट ऑफ प्रॉपर कन्वर्सेशन, प्रॉपर कम्युनिकेशन, कि जिसमें बच्चे जैसे अपनी बात को प्रेजेंट कर सके। ऐसी कन्वर्सेशन अप्रोप्रिएट कब होती है, उस कन्वर्सेशन को अप्रोप्रिएट कहा जाता है जिसमें बच्चे को भी अपनी प्रॉब्लम्स को सामने रखने का मौका मिले, उन्हें सॉर्ट आउट करने का मौका मिले, तब वो कन्वर्सेशन या वो जो कम्युनिकेशन है वो इफेक्टिव है। जहां पर आपको अपनी बात को क्लियर करने का मौका ही नहीं मिल रहा, कन्वर्सेशन का मतलब दो लोग, एक बोलने वाला और दूसरा सुनने वाला, तो जो सुनने वाला है अगर उसे अपनी कोई बात क्लियर नहीं हुई है तो वो अपनी बात को क्लियर कर सके, उसे वो अपॉर्चुनिटी मिलना जरूरी है। तो यहाँ पर ये अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। एक बात और, टीचर शुड बिहेव इक्वली। अध्यापक को समानता का व्यवहार करना चाहिए, मतलब ऑल आर इक्वल, किसी बच्चे को छोटा किसी को बड़ा, पार्शल बिहेवियर नहीं करना, बायस्ड बिहेवियर नहीं करना, सबके साथ एक जैसा व्यवहार करना चाहिए। ठीक है, अब बेटा अगला सवाल आया था, भाषाई विविधता से आप क्या समझते हैं। भाषाई विविधता यानी लैंग्वेज डाइवर्सिफिकेशन, डाइवर्सिटी, लैंग्वेज डाइवर्सिटी। हिंदी मीडियम में
पेज नंबर 137 और इंग्लिश मीडियम में पेज नंबर 126। भाषाई विविधता से आप क्या समझते हैं? सो लैंग्वेज डाइवर्सिटी से आप क्या समझते हैं? देखो, लैंग्वेज डाइवर्सिटी का मतलब समझते हो क्या होता है? इसका मतलब होता है एक ही भाषा में भी डिफरेंस दिखाई देता है। जैसे आप हिंदी बोलते हो, तो हिंदी में जब आप घर में बातचीत कर रहे होते हो तो मम्मी पापा से जब बात कर रहे होते हो तो अलग तरह की हिंदी होती है। आप देखोगे कि आपके यहाँ आसपास में जो थोड़े लोअर लेवल पे लोग होते हैं वो भी हिंदी बोलते हैं, लेकिन उनकी हिंदी में अलग तरह की लैंग्वेज यूज की जाती है। एक उच्च वर्ग की बोली जाती है और एक निम्न वर्ग की भी बोली जाती है, एलिट क्लास पीपल की भी होती है। तो और कई बार आप देखते हो स्कूल में भी जब हिंदी अध्यापक सिखाते हैं, हिंदी के जो टीचर होते हैं, जब वो लैंग्वेज सिखाते हैं तो वो अलग तरीके से सिखाते हैं, ग्रामर के रूल्स, शुद्धता, एक्यूरेसी, इन पर ध्यान देते हैं। तो इसी को बोलते हैं बेटा डाइवर्सिटी इन लैंग्वेज। समझ आ गया? लैंग्वेज डाइवर्सिटी। तो एक तरह से हमें लोगों को अलग अलग भाषाएं और लैंग्वेज डाइवर्सिटी जरूरी भी है, देखो, क्योंकि विविधता जो है ना, हमारे इंडिया में तो ना वैसे भी बहुत सारी भाषाएं भी बोली जाती है ना? कितनी भाषाएं बोली जाती हैं यहाँ पर? बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, इसलिए भी डाइवर्सिटी है। एक ही भाषा में भी अलग अलग फॉर्म्स हैं, उसे भी डाइवर्सिटी कहते हैं। और इसके साथ साथ कई भाषाएं बोली जाती हैं, इंग्लिश, हिंदी, मलयालम, तमिल, मतलब बंगाली, उड़िया भाषा, तो ऐसे कई भाषाएं बोली जाती है। इसकी वजह से लैंग्वेज डाइवर्सिटी की बात आती है। सो लैंग्वेज डाइवर्सिटी को एक डिफिकल्टी क्यों माना जा सकता है? प्रॉब्लम। इसे प्रॉब्लम इसलिए माना जा सकता है कि अगर आप किसी एक लैंग्वेज को मान लो मान्यता देना चाह रहे हो, तो अब अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग भाषाएं हैं, कहीं तमिल, तेलुगु, आपने देखा बंगाली, तो एक किसी भाषा को मान्यता किसको दी जाए? तो ये तो अगर जिसको नहीं मिली वही इसके लिए क्या करेगा? प्रश्न अपना देगा या बोलेगा कि भाई जो है इस भाषा को मान्यता क्यों नहीं दी जा रही, तो आर्ग्यूमेंट कर सकता है। तो इसलिए इसे एक बिग प्रॉब्लम बोला जाता है कि भाषा विविधता में जो एक मेजर मुद्दा सामने आता है वो क्या होता है कि किस भाषा को मान्यता दी जाए। ठीक है? अब बेटा इसी में आपने पढ़ना है द्विभाषिता किसे कहते हैं और बहुभाषिता किसे कहते हैं। द्विभाषिता का मतलब क्या होता है? बायलिंगुअल एस्पेक्ट, और बहुभाषिता का मतलब क्या होता है? मल्टीलिंगुअल। जब एक व्यक्ति को दो भाषाओं का ज्ञान होता है तो उसे बायलिंगुअल कहते हैं। ये बात पता है? द्विभाषी का मतलब क्या होता है? जब एक व्यक्ति को दो भाषाओं का ज्ञान होता है, जैसे इंग्लिश और हिंदी। एक का मतलब मोनोलिंगुअल हो गया, एक भाषी। द्विभाषी का मतलब दो भाषाएं आती हैं, और बहुभाषी का मतलब तीन से ज्यादा, मैनी लैंग्वेजेस आती है, तो वहां पर उसे हम बहुभाषी बोल देंगे। एक बार बेटा यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम है, सो प्लीज सी टिल पेज नंबर 142।
इज देयर एनी प्रॉब्लम या आगे मूव करें? अब त्रिभाषा का सूत्र ट्राई, अगला क्वेश्चन ये है, ट्राई लैंग्वेज फॉर्मूला। ट्राई लैंग्वेज फॉर्मूला किसने दिया? ट्राई लैंग्वेज फॉर्मूला क्या है? ट्राई लैंग्वेज फॉर्मूला मतलब 3 भाषाओं का सूत्र जो होता है, त्रिभाषा सूत्र। सो त्रिभाषा सूत्र जो है ये तीन भाषाओं के अध्ययन को अनिवार्य बनाने के लिए, जैसे पहली भाषा क्षेत्रीय भाषा जिसे आप रीजनल लैंग्वेज बोलते हो, मदर टंग, और फिर फॉरेन लैंग्वेज, ये त्रिभाषा में आ जाता है। ठीक है, सो क्षेत्रीय भाषा और या मातृभाषा जिसे, ठीक है, और अंग्रेज मतलब फॉरेन लैंग्वेज। ठीक है, सो ये आपका त्रिभाषाई सूत्र हो गया। सो त्रिभाषाई सूत्र में जो है भारत सरकार ने इसकी स्वीकृति कब दी थी? देखो वैसे तो ये ना कोठारी कमीशन के जो ट्राई लैंग्वेज फॉर्मूला है वो कोठारी कमीशन के टाइम पे आया था 1964, जो 66 वाली कोठारी कमीशन है उसमें इसके बारे में बताया गया। ठीक है, तो कुछ इसमें पॉइंट्स दिए गए हैं, कुछ इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स दिए गए हैं ट्राई लैंग्वेज में। वो कौन कौन से बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। ट्राई लैंग्वेज में कौन कौन से बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं? पहले, भारत बहुभाषी देश है तो यहाँ संपर्क मातृभाषा के अतिरिक्त हो सकता है। उस स्थिति में संपर्क भाषा का अध्ययन भी अभीष्ट है। कॉन्टैक्ट लैंग्वेज कहते हैं क्योंकि हम मल्टीलिंगुअल कंट्री में रहते हैं तो यहाँ पर एक कॉन्टैक्ट लैंग्वेज होनी चाहिए जिससे कि हम एक दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट कर सके। जैसे हमारे यहाँ पे कॉन्टैक्ट लैंग्वेज इंग्लिश है क्योंकि इंग्लिश में हम सबसे कन्वर्स कर सकते हैं ना, हर स्टेट में इंग्लिश में बात होती है। अंग्रेजी विश्व की भी भाषा है, ग्लोबल लैंग्वेज भी है, सो उसके बिना राष्ट्र का काम नहीं चल सकता, इसलिए इंग्लिश। और अन्य भाषा इन्होंने बोला संस्कृत ना हो, और वो क्षेत्रीय भाषा हो सकती है, कोई भी रीजनल लैंग्वेज हो सकती है, जहां पर आप रहते हो उससे रिलेटेड हो सकती है। ठीक है, सो रीजनल पता है क्यों यूज की जाती है? इंस्ट्रक्शंस देने के लिए। जिस जगह हम रहते हैं उस जगह रीजनल लैंग्वेज का यूज इसलिए किया जाता है कि अध्यापक बच्चे को समझा सके उनकी क्षेत्रीय भाषा में कि क्या चीज चल रही है, टॉपिक क्या है, उनको अपनी भाषा में समझ आता है। और हिंदी इसलिए क्योंकि वो हमारी मदर टंग है, हम सबको जानना जरूरी है। और इंग्लिश इसलिए क्योंकि वो कॉन्टैक्ट लैंग्वेज है, और हमें अगर दूसरे देश, दूसरी कंट्री के साथ हमें जो है लिंक रखना होगा तो उसके लिए हमें इंग्लिश सीखना जरूरी है। त्रिभाषा सूत्र के अनुसार इसके कुछ दोष भी बताए गए हैं बेटा। त्रिभाषा जो है ना, इस लैंग्वेज फॉर्मूला के कुछ लिमिटेशंस भी बताए गए। जैसे इसमें इंग्लिश को रखा गया, इंग्लिश या किसी भी फॉरेन लैंग्वेज, तो मतलब हो गया आप ट्राई लैंग्वेज फॉर्मूला कंपलसरी है तो आपको इंग्लिश या कोई भी फॉरेन लैंग्वेज पढ़ना कंपलसरी हो जाता है। नहीं तो ऐसे हर कोई ना करता, जिसका मन होता वो लेता, जिसका मन नहीं होता वो नहीं लेता, बट अभी ये सबके लिए कंपलसरी हो गया। और इसकी वजह से ही देश की कोई भी भाषा राष्ट्रीय भाषा के रूप में विकसित नहीं हो सकती। कोई भी लैंग्वेज जो है ना वो नेशनल लैंग्वेज नहीं बन पाती है। और त्रिभाषा सूत्र में इंग्लिश को अनावश्यक रूप से अधिक महत्व दिया गया है। बोलते तो है ट्राई लैंग्वेज, बट अननेसेसरी इंपॉर्टेंस किसको देते हैं? खाली इंग्लिश को देते हैं। ठीक है, इसके अलावा त्रिभाषा के अंतर्गत 9 विषयों को पढ़ने वाले बच्चे को मतलब बालक जो है विषयों का ऊपरी अध्ययन तो कर सकते हैं लेकिन उसका गहन अध्ययन संभव नहीं है। जैसे 9 सब्जेक्ट्स का मतलब क्या हो गया? 5 तो मेन ही सब्जेक्ट्स हो गए, 6 है ना, और 3 लैंग्वेजेस हो गई साथ में। तो बच्चे फिर ऊपर ऊपर से तो पढ़ लेते हैं। अब जैसे सारे इंग्लिश मीडियम में सब्जेक्ट्स है तो इंग्लिश तो अच्छे से पढ़ लेंगे, लेकिन संस्कृत हो गई या कोई और क्षेत्रीय भाषा हो गई या कुछ और हो गया तो उसको वो फिर बहुत अच्छे से नहीं कर पाते हैं। दैट्स इट, इसमें इतने ही पॉइंट्स काफी हैं। बस बेटा ऑलमोस्ट ये कंप्लीट हो गया है।
इसमें इतने क्वेश्चंस कर लो, इट्स इनफ, मोर देन इनफ। अच्छा, एक क्वेश्चन और दिया हुआ है लास्ट में, कहानी कथन से आप क्या समझते हैं? सो कहानी कथन का मतलब क्या होता है? स्टोरी टेलिंग। कहानी कथन का मतलब क्या होता है? ये दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस यूनिट। स्टोरी टेलिंग क्या होता है? स्टोरी सुनाना, कहानी सुनाना। सो चाहे कोई बच्चा छोटा हो बड़ा हो, सबको कहानियां पसंद होती हैं। कहानियों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, कल्चर्स के बारे में पता लगता है, हिस्ट्री के बारे में पता चलता है, सभ्यता के बारे में पता चलता है। सो कहानियां और इंटरेस्टिंग भी होती हैं। और हमें अपने छोटे थे तो हमें अपने दादी नानी दादा दादी सबसे कहानियां सुनने में बहुत मज़ा आता था, बहुत अच्छा लगता था। और कहानियों से ही देखो, टीचर और स्टूडेंट के बीच में भी एक क्लोज रिलेशन, अगर टीचर कहानियों के द्वारा बच्चे को सिखाते हैं तो बच्चों को बड़ा मज़ा आता है, उनको क्लास में इंटरेस्ट क्रिएट होता है। सो अब कहानी कथन करते समय किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए? जब आप कहानी मतलब स्टोरी टेलिंग कर रहे हो तो आपको किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए? पहला, बालक की आयु, योग्यता, उसकी रुचि पर ध्यान देना चाहिए। मतलब आप जो भी स्टोरी को सिलेक्ट करके लाए हो ना, वो बच्चे की एज, कैपेबिलिटी, टाइम के अकॉर्डिंगली होनी चाहिए। ठीक है? जैसे मान लो आपके पास सिर्फ 10 मिनट है और आप इतनी लंबी स्टोरी चूज कर लेते हो जिसको खत्म करने के लिए 10 मिनट का टाइम इनफ नहीं है, तो ये चीज गलत हो जाती है। ठीक है? तो मतलब आपको एक सफिशिएंट जो स्टोरी है वो सिलेक्ट करनी है। कहानी स्पष्ट रीति से भावों के अनुसार स्वाभाविक रूप से कही जाए। सो जो स्टोरी है वो कैसे होनी चाहिए? एप्रोप्रिएट होनी चाहिए। ठीक है? मतलब नेचुरली फॉर्म में। नेचुरल मतलब ये ना लगे कि उसमें बनावट है, जैसे नेचुरली स्टोरी होनी चाहिए, तब मजा आता है। और कहानी के पूर्ण होने पर छात्रों द्वारा उसकी पुनरावृत्ति की जानी चाहिए। मतलब रिकैपिचुलेशन शुड बी प्रोवाइडेड, यानी स्टोरी को बच्चे भी, जैसे एक बार टीचर कोई चैप्टर पढ़ाते हैं मान लो बुक से, तो फिर बच्चों को भी कहते हैं ना रीड करके सुनाओ उस चैप्टर को, तो उस तरह का रिकैपिचुलेशन मिलना चाहिए, पुनरावृत्ति, रिपीटेशन होनी चाहिए। इसके अलावा प्रश्न उत्तर प्रणाली का प्रयोग किया जाना चाहिए एकाग्रता के लिए। बच्चों को अटेंशन डेवलप करने के लिए क्वेश्चन आंसर मेथड यूज किया जाना चाहिए। जैसे आपने स्टोरी पूरी कर दी तो अब पूछो छोटे छोटे सवाल, इस कहानी का मॉरल क्या है, इस कहानी के पात्र कौन कौन से हैं, इस कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा। ऐसे छोटी छोटी बातें पूछकर बच्चों की अटेंशन जो है उसको डेवलप किया जाता है। इसके अलावा कहानी की जो लैंग्वेज है, दैट शुड बी अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ चिल्ड्रन, दैट शुड बी क्लियर, दैट शुड बी इजी। लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए स्टोरी की? आसान और क्लियर होनी चाहिए। और इसके अलावा प्रारंभिक कक्षाओं में मिश्रित वाक्यों का कम से कम प्रयोग करना चाहिए, यानी मिक्स लैंग्वेज यूज नहीं करनी चाहिए। या तो आप हिंदी यूज करो या तो आप इंग्लिश यूज करो, ताकि बच्चे को अच्छे से समझ में आए। आवश्यक नहीं कि कहानी एक ही दिन में खत्म हो जाए, 2 या 3 दिन भी लग सकते हैं, लेकिन कोई आवश्यक बात छूटनी नहीं चाहिए। ठीक है? ये बात पर ध्यान दें। एक दिन में अधिक नए शब्द और अधिक मुहावरे नहीं कराने चाहिए। मान लो आप स्टोरी टेलिंग करा रहे हो तो उसमें जो भी उसमें इडियम्स या फ्रेजेस यूज हुए हैं, ये नहीं कि सारे एक ही दिन में करवाने हैं, तो आप उनको बांट लो कि कितने टाइम में ये चैप्टर खत्म होना है, तो उतने टाइम में हम ये जो मुहावरे हैं उन बच्चों को करा देंगे। इसके अलावा कहानी को शिक्षाप्रद होना चाहिए, यानी एजुकेशनल होनी चाहिए, एजुकेशनल और मॉरल बेस्ड होनी चाहिए। जैसे महाराणा प्रताप, महात्मा गांधी जी, शिवाजी, एकलव्य की स्टोरी, तो आपकी स्टोरियां जो है वो एजुकेशनल होनी चाहिए। और नई कहानी सुनाने के लिए बच्चे को मोटिवेट करना चाहिए। बच्चे को क्या करना चाहिए? मोटिवेट करना चाहिए। मतलब कि वो कि ये कहानी है, एक ऐसे पॉइंट पे लाकर छोड़ना कि बच्चे को क्यूरियोसिटी हो जाए कि इस स्टोरी में अब क्या होगा, और बच्चा उसे जानने की कोशिश करने के लिए उसे ध्यान से सुनने लगे। ठीक है? तो ऐसा इंटरेस्टिंग मोड होना चाहिए स्टोरी के अंदर। ठीक है? समझ आ गया? ये बेटा यूनिट बिल्कुल मेरे ख्याल से समझ आ गई होगी। ये यूनिट बिल्कुल खत्म हो गई है, अच्छे से खत्म हो गई है। सो टुक टाइम। सो इसके साथ ही बाय बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर। आज की क्लास मैं यहीं पे बंद करती हूँ। ये मुझे नहीं आता बंद करना, नहीं ये वाला नहीं आता मुझे करना।